Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyib. It's Sadia Tayyib here. Okay students, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था 10th क्लास की बायोलॉजी का. आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, लंग्स के स्ट्रक्चर को देखा था और हमने कहा था कि एल्विलाई के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है उसे हमने डिटेल से डिस्कस किया था. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है. ब्रीदिंग हमने क्या कहा था कि सांस अंदर लेने के लिए यानी कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, बेसिकली उसे हमने कहा था कि वो ब्रीदिंग होती है. तो ब्रीदिंग की जो है एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है और इजी डेफिनेशन है वो क्या है, फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे फिर से. पिछली दफ़ा भी मैंने शायद प्रैक्टिस करवाई थी आपको, लेकिन फिर से देखते हैं हम. आप सब लोग अपनी सांस को अंदर लेके जाएं और अब सांस बाहर निकालें. तो आप देखेंगे बेटे कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारी जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है वो बाहर की तरफ निकलता है. और जब हम सांस अंदर लेके आते हैं, बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, सांस हमारा सीना अंदर की तरफ हो जाता है. ठीक है, तो फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं. सांस अंदर लेके जाएंगे तो सीना बाहर को आया, सांस बाहर निकालेंगे तो सीना अंदर को गया. तो बेसिकली ये मूवमेंट ही है ना, अंदर को या बाहर को, या सीना बाहर को निकल रहा है या अंदर को जा रहा है, ये मूवमेंट ही है. और कैसी मूवमेंट है, ये है फिजिकल मूवमेंट. और ये फिजिकल मूवमेंट किस वक्त हो रही है, जब हमने गैसेस एक्सचेंज करनी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं. फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. तो बेटा ब्रीदिंग करने के लिए जो है हमारे पास दो फेजेस होती हैं. इन दो स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो एक ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक ब्रीदिंग कंप्लीट होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो है वो क्या है, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, और दूसरा है एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन. ठीक है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का क्या मतलब है. इन का मतलब, ये जो इन होता है ना, ये ग्रीक वर्ड से निकला है यहाँ पे, मीन्स इनसाइड. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सांस को जब अंदर लेके जाना है उसे कहेंगे इंस्पायरेशन, और जब सांस को बाहर निकालना है तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन. आउटसाइड या एग्जिट से आप इसको याद कर सकते हैं. इन को इनसाइड से और एक्स को एग्जिट या आउटसाइड से याद रख सकते हैं. तो आप देखिए बेटा कि इन दोनों में क्या मैकेनिज्म होता है वो देखते हैं हम अभी. जी बेटा, जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें जो है यहाँ पर मेजर काम करेंगी. वो कौन सी है, एक तो है रिब्स और दूसरा है डायफ्राम. रिब्स के ऊपर हमने कहा था कि रिब्स के ऊपर मसल्स मौजूद होते हैं. उन रिब्स मसल्स को हमने कहा था इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिब्स के मसल्स हैं, रिब्स मसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जो रिब्स हैं ये क्या हो जाती हैं, रिब्स राइज्ड हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. ठीक है, इंस्पायरेशन में हमने देखा ना, सीना बाहर को निकलता है. क्यों होता है, रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जो रिब्स है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, राइज्ड हो जाती हैं. और जो डायफ्राम है, डायफ्राम वो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ, डायफ्राम यही स्पेलिंग है जी. डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में डायफ्राम क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, लोअर. इसे मैं ज़रा आपको कोशिश करती हूँ समझाने की. बेटा देखिए ये है रिब्स, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ समझाने के लिए 3-4 रिब्स बना रही हूँ. ये देखिए ये 3, ये अगर रिब्स है, रिब्स के नीचे मौजूद होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं डायफ्राम. ये होता है डोम शेप, मीन्स गुम्बदनुमा. गुम्बद आपको पता है, इस तरह से इसे ये कहते हैं गुम्बदनुमा. ये हमने गुम्बद देखा होता है. ठीक है, इस तरह से मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के मीनारों के ऊपर. तो डोम शेप मीन्स गुम्बदनुमा डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है और रिब्स के नीचे मौजूद होता है. तो रिब्स राइज्ड होके बाहर को निकल आई, डायफ्राम लोअर होके नीचे हो गया और ये भी बाहर को निकल आई. अंदर जो स्पेस है ना वो स्पेस हो गई ज़्यादा. स्पेस ज़्यादा हुई तो अंदर के जो लंग्स है ना उन्हें एक्सपैंड होने की जगह मिल गई. ठीक है, लंग्स एक्सपैंड हो गए,
लंग्स एक्सपैंड हुए तो इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ज़्यादा। और फिर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया कम। आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस के नतीजे में रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स राइज्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम लोयर्ड होने के नतीजे में स्पेस क्रिएट होती है। उस स्पेस को फिलअप करने के लिए लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम। जब अंदर का प्रेशर कम है तो बाहर की हवा कम प्रेशर को पूरा करने के लिए अंदर आ जाएगी, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो बाहर की हवा अंदर की तरफ पुश हो जाती है और इंस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट होगा एक्सपिरेशन का प्रोसेस। अब देखिए एक्सपिरेशन में क्या है, इसके ऑपोजिट होगा बेटा सब कुछ, यानी कि रिब्स के जो मसल्स हैं, रिब्स मसल्स रिलैक्स, ठीक है। जब ये रिलैक्स होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, रिब्स बैक हो जाएगी अपने पहले वाली पोजीशन में, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। जो भी पोजीशन थी, यानी कि रिब्स पहले जिस भी पोजीशन पे थी वहाँ से बाहर की तरफ निकल आई थी ना, अब वापस उस जगह पर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और डायफ्राम रिलैक्स होने के नतीजे में यहाँ पर ये लोअर हो गया था, लोअर होने के नतीजे में थोड़ा स्ट्रेट हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो रिब्स है ये भी करीब करीब हो गई, ठीक है। और जो डायफ्राम है वो भी डोम शेप बन गया, ज़्यादा डोम शेप ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर डायफ्राम नीचे है, यहाँ पर डायफ्राम ऊपर चला गया, राइज्ड हो गया। तो डायफ्राम राइज्ड हो गया, रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अंदर की स्पेस कम हो गई। अंदर की स्पेस कम होने की वजह से लंग्स जो कि एक्सपैंड थे वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर जो भी गैस हवा मौजूद थी उसके अंदर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का, और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन का। हम पढ़े हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखी है, इसकी दो फेजेस होती हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। ये दोनों आपने करनी है। अगर आपको सेपरेट शॉर्ट में आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो इसका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली ब्रीदिंग रेट क्या होता है और एक्सरसाइज के टाइम पे कितना होता है। तो बेटे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो कितना है, इट इज़ 16 to 20। जी बेटे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा जो है हम सांस लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल मीन रेस्ट कंडीशन में, कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे, आप फ्री बैठे हुए उस वक्त। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने पुशअप्स किए हैं कोई और का, यहाँ पर कि आपने कोई हार्ड जॉब कर ली, आपने 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, उतर ली हैं, ठीक है, या आप तेज़ तेज़ भागते हुए आए हो, तो इन सब कंडीशंस के बाद, मीन्स कि जब रेस्ट की कंडीशन नहीं है उसके बाद जब भी आप अपना हार्ट बीट जो है वो मेजर करोगे तो इट वुड बी 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो वो कितनी हो जाएगी, 30 से 40 मिनट, 30 से 40 दफ़ा हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज़ 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है कि हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है ब्रीदिंग करने की, हम कहते हैं ना कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ हमारा ब्रेन ही जो है बेटे वो बताता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है एक सेंटर है, उसे कहते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर। ये रेस्पायरेटरी सेंटर क्या है, सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देखें कि एनर्जी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब यूटिलाइज हो जाती है तो उसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा। इट मीन्स कि ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है और बॉडी में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब
सर्कुलेशन के दौरान रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि ब्रेन की तरफ जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इसे सेंस कर लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मौजूद है। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भेजेगा किसको, दो चीज़ों को, एक तो रिब्स के मसल्स को और दूसरा है डायफ्राम को। डायफ्राम को और रिब्स के मसल्स को जो है ये मैसेज भेजेगा कि आप इनहेलेशन करवाएं, मींस कि रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर हो जाए। तो ये इनहेलेशन का प्रोसेस बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन के अंदर मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मैसेज किसको भेजता है, रिब्स के मसल्स को, डायफ्राम को या दोनों को। तो ये दोनों को मैसेज भेजता है। ऐसे ही जो है आपको एमसीक्यू आता है कि ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ मौजूद है, ब्रेन में। रेस्पिरेटरी सेंटर किस गैस के लिए सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से मैंने आपको 4 से 5 एमसीक्यूज बता दिए हैं, एक दफ़ा फिर से सुन लें। ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और ब्रेन क्या करता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि रिब्स के मसल्स को और डायफ्राम को मैसेज भेजता है और ये सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, वो है कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैं सवाल देती हूँ कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, बच्चे इसे समझ लेते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और ये पूरे प्रोसेस लिखना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिजन है, इंस्पायर्ड एयर मतलब कि अंदर आने वाली हवा की बात हो रही है और बाहर जाने वाली हवा की बात हो रही है। ठीक है, इंस्पायरेशन मतलब कि हवा अंदर आने के प्रोसेस को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बेटा देखिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसमें वही गैसेज हैं सारी की सारी जो नॉर्मली एयर में होती हैं। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और टेम्परेचर कि हवा गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन जब हम अंदर लेके जाएंगे तो कितनी होगी, ये होगी 21%। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाएंगे तो ये होगी 0.04%। नाइट्रोजन लेके जाएंगे तो ये होगी 79%। वाटर वेपर्स लेके जाएंगे तो ये हो सकते हैं वेरिएबल्स मीन ये वेरी करता है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस करते हैं जिसके नतीजे में वो पानी को वाटर वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। अगर आप पौधों के पास खड़े हैं, प्लांट्स के पास खड़े हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, या हवा में नमी है उस वक्त वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, और अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं तो उस वक्त वाटर वेपर्स कम होंगे। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है। वेरिएबल मीन ये चेंजेबल है। दूसरा है डस्ट पार्टिकल, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये कैसे वेरिएबल है कि देखेंगे आप रूम के अंदर बैठे हैं तो कोई डस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर तो है बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ये भी वेरिएबल है क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर वेरी करता है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को कुछ होता है, और सर्दियों में कुछ और, गर्मियों में कुछ और, तो टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो हम देखते हैं कि सांस अंदर लेके गए तो ये सारे पॉइंट्स थे। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये गैसेस कितने परसेंट कम या ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप देखिए ऑक्सीजन 21% थी तो ऑक्सीजन रह जाती है 16% ओनली, यानी कि हमने 5% हमने यूज़ कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए जिससे हमने एनर्जी बनानी है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर गई थी, ये बाहर निकलेगी 4%, ये ज़्यादा हो गई। क्यों, कि यहाँ पे हमने बात की थी कि सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तब जो है ब्रेन को पता चलता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए 0.04% से 4% इसलिए हुई है क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे हम क्या करेंगे, एक्सपायर्ड एयर के ज़रिए से बाहर निकाल देंगे अपनी बॉडी से। नाइट्रोजन इज 79% क्योंकि हमें नाइट्रोजन की ना तो ज़रूरत है ना ही हमारी बॉडी के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है जिससे हमने बाहर निकालना है। तो नाइट्रोजन जितनी एंटर हुई थी उतनी ही बाहर निकल जाती है। वाटर वेपर्स की बात करें तो वाटर वेपर्स सैचुरेटेड होंगे, मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर भी तो है ना वाटर, तो जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि कुछ पानी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वाटर वेपर्स बन के हमारी सांस के ज़रिए से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हो सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नन का मतलब ये है कि देखें
कि हमारी बॉडी के अंदर तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है ना, तो जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, अंदर से साफ हवा बाहर निकलेगी। लास्ट वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा वैसे ही सांस बाहर निकलेगी, ठीक है। मतलब कि गर्म होगी या ठंडी होगी, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखी है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन फेज के अंदर हमने देखा है किस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं हमने, और कंपैरिजन देखा है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास्ट पेपर का एमसीक्यू है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज होती है एक्सपायर्ड एयर में, तो इट इज़ 4%। इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, नाइट्रोजन की इंस्पायर्ड एयर में, एक्सपायर्ड एयर में क्या है, ऑक्सीजन की इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में क्या परसेंटेज है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।